दोस्तों, अगर आप असम के किसी भी आदमी से मिलते हो और पूछते हो कि सुमी बोरा कौन है, तो 100% लोग जो न्यूज़ देखते हैं या तो सोशल मीडिया में एक्टिव है, उनको अच्छी तरह पता है कि सुमी बोरा कौन है या इस नाम से वाकिफ़ है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुमी बोरा का नाम नहीं सुना है, मगर कुछ गाने हैं जो उन्होंने सुने हैं, जैसे सेरेंकोई सेरेंकोई जैसे गाने में 83 मिलियन व्यूज़ है। 83 इज 8 पॉइंट मतलब 8 करोड़ 30 लाख, जो असम के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और सेरेक सेरेक है, सेरेक सेरेक जैसे गाने में 8.5 मिलियन व्यूज़ है। और मोइनाकुन बाखौर में 12 मिलियन व्यूज़ है ना। ये जो गाने हैं, ये गाने बहुत पॉपुलर हैं और कई लोगों ने ये गाने सुने हैं, पर इन गानों के पीछे सुमी बोरा है ये लोगों को पता नहीं। बिकॉज बहुत लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता है, बहुत लोगों के पास टीवी नहीं होता है, तो कभी कभी लोग रेडियो में भी सुनते हैं, या तो कुछ लोगों के पास MP3 आ जाता है अपने फ़ोन में, तो फ़ोन पे भी सुनता है। तो आखिर सवाल ये है कि ये सुमी बोरा है कौन। सुमी बोरा डिब्रूगढ़ असम की एक बहुत ही मशहूर डांसर है। उन्होंने अपनी डांसिंग की जर्नी हॉट्रियो डांस से शुरू की, जो असम का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। वो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से बैचलर और मास्टर डिग्री हासिल कर चुकी है हॉट्रियो डांस में। डांस को अपना करियर बनाते हुए सुमी को इनिशियली फोटो शूट्स के सिवाय कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था। फिर सुमी ने टीवी शोज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना टैलेंट दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उनको एक्सपोजर मिलता गया और वो एसएमईज इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने लगी। सुमी बोरा जिस गाने में अपेयर होती थी, या तो कोई भी गाना जो वो कोरियोग्राफी करती थी, उन वीडियोस को कम से कम 1 मिलियन व्यूज़ तो मिल ही जाता था। मतलब कुछ गाने जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, सेरेंकोई, सेरेक सेरेक, मोनाकुन बाखर, तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनको 1 मिलियन व्यूज़ से ऊपर मिले हैं, जहाँ पे सुमी बोरा को कास्ट किया गया है ना। उनके कैरियर में उनको काफ़ी अवार्ड्स अवार्ड्स भी मिले थे, मतलब मिले हैं। 2014 में उनको बेस्ट डांसर अवार्ड एट असम कल्चरल फेस्टिवल, 2018 में एक्सीलेंस इन हॉट्रियो डांस बाय डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, 2022 में असम स्टेट अवार्ड फॉर कल्चरल कंट्रीब्यूशन। नाउ ये असम स्टेट अवार्ड काफ़ी प्रेस्टिजियस एंड रिप्यूटेड अवार्ड है, बिकॉज ये गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब असम स्टेट के गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जब नाम अच्छा होने लगा तो पैसा भी आने लगा। सुमी बोरा के शोज से, यूट्यूब से और ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसा मिलने लगा। सुमी बोरा के यूट्यूब चैनल में 3,21,000 फॉलोअर्स है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। धीरे धीरे जब उनका काम ग्रो करने लगा तो उन्होंने अपनी डांस एकेडमी भी खोल ली। काम अच्छी करती गई और पैसा भी डबल होता गया। लेकिन सुमी की पॉपुलैरिटी और इनकम के पीछे सिर्फ सुमी का हाथ नहीं था। इस सक्सेस के पीछे एक और नाम छुपा है, टार्किक बोरा। हु इज टार्किक बोरा? टार्किक बोरा का रियल नेम है टोपन बोरा और वो असम के एक बहुत ही मशहूर वेडिंग फोटोग्राफर है। उन्होंने अपना करियर 2009 से 2012 के बीच गुड़गांव में एक जॉब से शुरू किया। फिर 2013 में असम वापस आके उन्होंने अपना फोटोग्राफी ब्रांड टार्किक बोरा फोटोग्राफी स्टार्ट किया और फ्रीलांसर बन गए। 2015 में वो फोटो मार्केटिंग एसोसिएशन के साथ प्रोफेशनल लेवल पर काम करने लगे। इसी दौरान उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक फोटोग्राफी कंपनी भी शुरू किया, जिसका नाम है कैमेडरी बोन्स। टार्किक सिर्फ अच्छे फोटोग्राफर ही नहीं थे, बल्कि अपने आप को मार्केट करना भी जानते थे, और यही क्वालिटी उनको दूसरों से अलग बनाती थी। क्योंकि तार्किक एक वेडिंग फोटोग्राफर है, इसलिए ये बात बिल्कुल जायज़ है कि उसका किसी शादी के काम के लिए जाना ज़रूरी था। और इसी तरह एक शादी के दौरान ही तार्किक और सुमी की पहली मुलाकात हुई। तार्किक उस वेडिंग में फोटोग्राफी करने गया था और वहीं पे उसकी नज़र सुमी पर पड़ी। उसने सुमी को एक फ़ोटोशूट का ऑफ़र दिया और ये एक छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों का रिश्ता सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, बल्कि प्रोफेशनल भी बन गया। तार्किक ने सुमी के डांस कवर्स शूट करना शुरू किए और सुमी ने अलग अलग वायरल सॉन्ग्स पे डांस करके अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालने शुरू किए। उनका कंटेंट लोगों को इतना पसंद आया कि वीडियोस एक के बाद एक वायरल होने लगा। सुमी के मैक्सिमम डांस वीडियोस तार्किक ही शूट करता था।
हाई क्वालिटी विजुअल्स, सिनेमैटिक एंगल्स, परफेक्ट लाइटिंग और इन्हीं एलिमेंट्स ने उनके वीडियोस को एक अलग पहचान दी। वेडिंग फोटोग्राफी के साथ साथ तार्किक ने सुमी के साथ मिलकर म्यूजिक वीडियोस भी बनाने शुरू किए, जो उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स पे पोस्ट किए। उनका कोलैबोरेशन एक परफेक्ट कॉम्बो बन गया, टैलेंट और कैमरा का जादू। धीरे धीरे सुमी ने सिर्फ डांस नहीं किया बल्कि कोरियोग्राफी भी करनी शुरू कर दी। और एक ऐसा समय आया जब सुमी ने एक वीडियो में खुद कहा, Yesterday, when we were having a conversation, you were really talking about how there is a huge shortage, or let's say a lack of, female choreographers in the Assamese industry specifically. So, would you tell us something about Vishal, that? there are no one. There is no one. There is no one. There is no female choreographer in our industry. मतलब सुमी का ये कहना था कि सुमी के जैसा डांसर पूरा असमीज इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं, और इस स्टेटमेंट के लिए सुमी को बहुत ज़्यादा ट्रोल मिला, हेट मिला, और बाद में सुमी ने अपोलोजाइज किया। नाउ जब लोगों का नाम होने लगता है, जब सक्सेस की ओर बढ़ता है या तो सक्सेसफुल हो जाता है, पैसा आने लगता है, तो लोग एरोगेंट हो ही जाता है। एंड आई थिंक सुमी बोरा भी एक विक्टिम है उसका, बट बाद में उसने यस अपोलोजाइज तो किया। चलो नाउ कमिंग बैक टू टार्किक, अगर आप टार्किक बोरा का यूट्यूब चैनल आप चेक करोगे, उसमें लगभग 9 लाख फॉलोअर्स हैं और उनके ज़्यादातर वीडियोस में सुमी बोरा ही कास्ट होती थी। सुमी की डांसिंग और कोरियोग्राफी और टार्किक की वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी स्किल्स दोनों की जोड़ी ने एक परफेक्ट क्रिएटिव टीम बनाई। टार्किक और सुमी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो थे ही, लेकिन 2023 में उन दोनों ने शादी कर ली। अब ये जो शादी थी ना, ये कोई नॉर्मल शादी नहीं थी, ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी। लेट मी करेक्ट, डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं, ये एक लेविश डेस्टिनेशन वेडिंग थी उदयपुर राजस्थान में। इस वेडिंग का टोटल खर्चा लगभग 5 करोड़ रुपए था और फ्लाइट में लोगों का आने जाने का खर्चा ही कम से कम 67 लाख के आसपास था। मतलब गुवाहाटी से दिल्ली टू जयपुर एंड देन रिटर्न। और जहाँ पे ये शादी हुई थी उदयपुर पैलेस में, वहाँ का वेन्यू कॉस्ट ही 1.5 करोड़ है। सुमी ने अपने शादी के लिए भी 1.5 करोड़ का ज्वेलरी भी ऑर्डर किया था। ओवरऑल जो पूरी वेडिंग का खर्चा है वो कम से कम 5 करोड़ के आसपास था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोटिडिन टाइम्स ने 4 अक्टूबर 2024 को एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें लिखा गया था कि सुमी बोरा का नेटवर्थ सिर्फ 3 करोड़ है। और अगर हम टार्किक बोरा का नेटवर्थ मान ले, कंसिडरिंग उसका काम, उनका प्रोजेक्ट्स, अवार्ड्स एंड यूट्यूब चैनल, तो वो होगा लगभग 3 से 5 करोड़ के आसपास होगा, मतलब ईयरली। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए उसका काम बहुत अच्छा है एंड एक शादी में आजकल वेडिंग में कितना पैसा देते हैं आप लोगों को आइडिया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्रोजेक्ट्स, गाना साना उन लोगों को तो साइड में रखिए, बट यूट्यूब भी पैसा पे करता है। ठीक है, आपका 9 लाख अगर आपका फॉलोअर्स है तो पैसा अच्छा खासा कमा सकता है। तो दोनों का मिला के मैक्सिमम 8 करोड़ का नेटवर्थ बनता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिनका 8 करोड़ का नेटवर्थ है, क्या वो लोग 5 करोड़ की शादी करेंगे? और अगर वो करेंगे भी तो क्या कोई अपनी नेटवर्थ से इतना ज़्यादा सिर्फ शादी पे खर्च करेगा? वेल दैट रियली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए किसी का अगर नेटवर्थ 8 करोड़ है, देन स्पेंडिंग 1 करोड़ और एट द मैक्स 2 crore on a wedding is still reasonable. But 5 crore? Well, that only seems possible only if someone is sponsoring it or financing it, कोई अगर उनके शादी में पैसा खर्च कर रहा हो। और यहीं पे एंट्री होती है विशाल फुकन की। Who is विशाल फुकन? देखिए, हम लोग के एसएमईज में विशाल नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बिखाल। तो बट इस वीडियो के लिए मैं विशाल ही रेफर करूँगा। विशाल फुकन का जन्म हुआ था नामरूप, असम में, एक छोटी सी इंडस्ट्रियल टाउन जहां उसने अपना पूरा बचपन बिताया। उसके फादर असम पेट्रोकेमिकल्स में काम करते थे और वो बड़ा हुआ ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्वार्टर में। विशाल ने अपनी स्कूलिंग भी नामरूप से ही की। 10th पास किया BVFC मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से, जो वहाँ का एक वेल नोन स्कूल है।
उसके बाद विशाल ने डिब्रूगढ़ के फेमस सॉल्ट ब्रुक एकेडमी में अपना 12th कंप्लीट किया कॉमर्स स्ट्रीम से। और बस 12th के तुरंत बाद ही विशाल ने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा, जहां से उसका रियल जर्नी स्टार्ट हुआ। सिर्फ 18 साल की एज में विशाल फुकन ने पहली बार स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखा। सॉल्ट ब्रुक एकेडमी डिब्रूगढ़ से कॉमर्स में 12th कंप्लीट करने के बाद उसने ट्रेडिंग को सीरियसली लेना शुरू किया। विशाल को बिजनेस और फिनेंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो था ही, लेकिन स्टॉक मार्केट में उसने सीखा पैसे कैसे जल्दी बनाया जा सकता है। वहीं से शुरू हुआ उसका रियल फाइनेंशियल जर्नी, जहां रिस्क था और रिवॉर्ड भी। अपनी नई कमाई गई डॉलर के साथ विशाल ने तुरंत 4 कंपनीज लॉन्च की, जिसमें फार्मास्यूटिकल, वीडियो प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स कवर हुए। उसने अपना पैसा वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस और एसएमईज फिल्म इंडस्ट्री में भी लगाया। साथ ही गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में जमीन और फ्लैट्स भी खरीदे। अब विशाल एक आम आदमी नहीं रहा। वो स्वैंकी कार्स में घूमता था और मिडिल ईस्ट जैसे जगह में फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करता था। दुबई में स्काई डाइविंग और बड़े बड़े ओपन एयर पार्टीज होस्ट करना उसके लिए नॉर्मल बात हो गई थी। ये वही लड़का था जो कभी हम्बल बैकग्राउंड से उठा था और अब पैसा और पावर दोनों का नशा उसके लाइफस्टाइल में क्लियरली दिखता था। इसी दौरान जब वो एक अच्छा ट्रेडर बन गया और पैसा कमाने लगा, उन्होंने एसएमईज म्यूजिक वीडियोस में भी इन्वेस्ट करना और अपीयर होना शुरू किया। वहीं से उनका एक्सपोजर एंटरटेनमेंट सर्कल्स में हुआ। सुमी बोरा एक टैलेंटेड डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी एक्टिव थी। दोनों की जर्नी म्यूजिक और कंटेंट क्रिएशन के अराउंड थी, इसीलिए एक पॉइंट पे प्रोफेशनल लेवल पे उनका कांटेक्ट हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पार्टी या शूट के सिलसिले में विशाल ने सुमी को एक म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया, जिसमें दोनों ने मिलकर साथ में काम किया, जैसे कि एमुठी भालपुआ। वीडियोस के जरिए उनकी दोस्ती और प्रोफेशनल बॉन्डिंग बढ़ती गई। बाद में विशाल ने सुमी को बहन जैसी मानने लगा। ये रिश्ता एक क्रिएटिव कोलैबोरेशन से शुरू हुआ था, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट भी उसमें डेवलप हुआ। विशाल ने सुमी को भाई के रूप में इतना ज़्यादा प्यार करने लगा कि सुमी को बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने लगा ना। असम के बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इनके बारे में पता है, मतलब क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे सुमी को, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा क्या क्या गिफ्ट्स मिले एज पर डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। लग्जरी कार, एक हाई एंड गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बट इस गाड़ी को गिफ्ट किया था विशाल फुकन ने सुमी बोरा को। डायमंड रिंग, फुकन ने सुमी के उसके बर्थडे पर 76 लाख की डायमंड रिंग गिफ्ट की थी। टेडी बेयर, एक एक्सपेंसिव टेडी बेयर जो 2 लाख रुपए का था, वो भी गिफ्ट्स में शामिल था। डांस एकेडमी सेटअप, विशाल ने डिब्रूगढ़ में सुमी के लिए एक डांस एकेडमी सेटअप की, जिसमें 33 लाख रुपीस डिज़ाइन में और 15 लाख रुपीस साउंड प्रूफिंग में इन्वेस्ट किया गया। एक्सपेंसिव क्लोथिंग, सुमी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का हाई एंड कपड़ों का खर्चे भी फुकन ने उठाया। इंटरनेशनल ट्रैवल, सुमी के ओवरसीज स्टोर के लिए 2.5 करोड़ दिए गए। बैंक ट्रांसफर्स, सिर्फ 2 महीने के अंदर विशाल ने सुमी के बैंक अकाउंट में 20 करोड़ ट्रांसफर किए। वेडिंग एक्सपेंसेस, विशाल ने सुमी की लेविश डेस्टिनेशन वेडिंग जो उदयपुर राजस्थान में हुई थी, उसके लिए कम से कम 5 करोड़ का खर्चा उठाया। अगर विशाल फुकन दूसरों को इतना महंगे गिफ्ट्स दे सकता है, तो सोचो विशाल फुकन के खुद के पास कितना ज़्यादा पैसा, प्रॉपर्टी या तो एसेट्स होंगे। अब असली सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकता है कि 76 लाख की रिंग, 5 करोड़ का वेडिंग और 20 करोड़ के बैंक ट्रांसफर्स कर सके, या फिर कहानी कुछ और है। विशाल फुकन ने जो पैसा बनाया वो कोई लेजिट ट्रेडिंग से नहीं था, बल्कि एक मैसिव ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम के थ्रू था, जिसका एस्टिमेटेड साइज था 2200 करोड़। लेकिन ये स्कैम सिर्फ विशाल ने अकेले नहीं किया। इस केस में अब तक 38 से 39 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें सुमी बोरा और तार्किक बोरा का भी नाम है। लेकिन सुमी और तार्किक इसमें कैसे इन्वॉल्व थे, उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस स्कैम का मोडस ऑपरेंडी, मतलब ये पूरा स्कैम कैसे चलाया गया और लोगों को कैसे उल्लू बनाया गया। स्कैम का मोडस ऑपरेंडी, फेक
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। उसने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक फेक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जहां उन्हें प्रॉमिस किया गया कि वो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ह्यूज रिटर्न्स मिलेंगे। 30% रिटर्न्स इन जस्ट 60 डेज। ये सुनते ही लोग अट्रैक्ट हो गए और पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। पोंजी स्कीम स्टाइल। शुरू में जेन्युइन लगने के लिए कुछ लोगों को रिटर्न्स दिए गए जिससे और लोग फंस गए। नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा था। क्लासिक पोंजी मॉडल। सोशल मीडिया मार्केटिंग। विशाल और उसकी टीम ने सोशल मीडिया का एग्रेसिवली यूज किया, दिखाने के लिए कि प्लेटफॉर्म लेजिट है। इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व किया, फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाया जिससे लोग और अट्रैक्ट हुए। लेविश लाइफस्टाइल। विशाल ने इंटेंशनली लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, सेलिब्रिटी गिफ्ट्स और एक्सपेंसिव इवेंट्स दिखाए ताकि लोग सोचे कि वो सच में सक्सेसफुल ट्रेडर है। ये सब एक ट्रैप था। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। उसने फेक कंपनीज के नाम पर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोले और पैसा इधर उधर घुमाया ताकि रियल ट्रेल ट्रैक ना हो। क्रिप्टो और फॉरेन करेंसी। कुछ पैसा क्रिप्टो और फॉरेन करेंसीज लाइक दिरहम्स में कन्वर्ट किया गया ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। भाई साहब, ये जो मोडस ऑपरेंडी है, ये कैसे स्कैम चलाया गया, जो लोग ये करते रहते हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, पर हमारे लेमैन जैसे लोगों के लिए ये एक मतलब इट्स हमारे समझ से, मतलब मेरे समझ से तो बाहर ही था। वेल एनीवे, अब आते हैं कि सुमी और तार्किक इसमें कैसे इन्वॉल्व हुए। देखिए, तेलंगाना टुडे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। वहाँ पे लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू पुलिस, फुकॉन यूज्ड बोरा's network in the Assamese film industry. She was successful in getting clients to invest in Fukon's company without the expectation of higher returns. ABP Live ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, वहाँ पे लिखा गया है कि सुमी बोरा allegedly received 20 crore from the kingpin of the scam Vishal Phukon. According to Assam Tribune, Vishal Phukon reportedly spent extravagantly on her. He even funded Sumi and Tarkik's wedding last year in Rajasthan. नॉर्थ ईस्ट लाइव में लिखा गया है, सुमी बोरा इज द मेन एसोसिएट ऑफ विशाल फुकॉन, द मास्टरमाइंड बिहाइंड बिग ट्रेडिंग स्कैम दैट डिफ्रॉडेड पीपल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़। सुमी बोरा और तार्किक बोरा के ऊपर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगे हैं जो क्लियरली दिखाता है कि वो सिर्फ ग्लैमरस लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं थे बल्कि स्कैम के एक्टिव प्लेयर्स भी थे। सुमी बोरा का रोल सबसे पहले ये था कि वो अपने हाई प्रोफाइल नेटवर्क का यूज़ करके क्लाइंट्स को विशाल तक लाती थी। लोग उन पे ट्रस्ट करते थे क्योंकि वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर थी और वो खुद ओपनली दिखाती थी कि उन्होंने विशाल के साथ इन्वेस्ट किया है और रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। ये एक वेल क्राफ्टेड सोशल इन्फ्लुएंस टेक्निक थी जिससे और लोग स्कैम में फंसते गए। तार्किक बोरा विशाल का क्लोज एसोसिएट था। दोनों सुमी के साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को टारगेट करते थे, कभी थ्रू इवेंट्स, कभी पर्सनल मीटिंग्स के थ्रू। सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रूफ ये है कि सुमी और तार्किक के पर्सनल अकाउंट में 20 करोड़ ट्रांसफर किए गए जो क्लियरली स्कैम से रिलेटेड पैसे थे। ये पैसा किसी भी बिजनेस के नाम पे नहीं आया, ना ही उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2-3 साल से सुमी लोगों को पर्सनली अप्रोच करके उन्हें कन्विंस करती थी कि वो विशाल के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करे। उनका कहना होता था कि रिटर्न्स फिक्स्ड है और वो खुद भी कमा रही है। अगर इन सब चीज़ों को उनके एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा पानी से अलग भी रखे, जैसे लग्जरी कार, डिज़ाइनर कपड़े, फॉरेन ट्रिप्स एक्सेट्रा, तो भी ये क्लियर है कि उनका नाम सिर्फ एक ग्लैमरस सपोर्ट सिस्टम का नहीं बल्कि एक्टिवली एक फाइनेंशियल फ्रॉड मशीनरी का पार्ट था। ये रीज़न है कि पुलिस ने दोनों को स्कैम के को कॉन्स्पिरेटर्स माना है और उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, हर्षद मेहता ने कितना पैसा स्कैम किया था। 1992 में हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ स्कैम किया था। वो आज के दिन में अगर वैल्यूएशन निकाला जाए इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, दैट इज 30,000 करोड़ टू 40,000 करोड़, ह्यूज अमाउंट। और अगर आप विशाल, सुमी और तार्किक का अमाउंट इससे कंपेयर करें आज के दिन में, तो हर्षद मेहता का खाली 5% थी वो लोग छू पाए। फिर भी 2200 करोड़ होगा तो क्या इस रूम पे कितना, आई डोंट नो कितना होगा, मैंने तो इतना ज़्यादा पैसा कभी देखा नहीं है।
तो आप लोग ही अगर देख रहे हैं तो वीडियो में बताना कि इस रूम में कितना जमा हो जाएगा अगर हम लोग 2000 के नोट में जमा करते हैं तो, मतलब इकट्ठा करते हैं तो। वेल गाइस, अब आते हैं ये स्कैम कैसे पकड़ा गया। ये 2200 करोड़ का ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम काफ़ी टाइम तक स्मूथली चल रहा था, लेकिन जैसे ही रिटर्न्स रुकने लगे और इन्वेस्टर्स को डाउट होने लगा, वहीं से स्कैम का कर्टेन उतरना शुरू हुआ। स्कैम का पकड़ा जाना कुछ इस तरह का हुआ। रिटर्न्स डिले। इनिशियली विशाल फुकन इन्वेस्टर्स को 30% रिटर्न विद इन 60 डेज का प्रॉमिस करता था और शुरुआत में वो पैसा वापस भी करता था, लेकिन जैसे ही नए इन्वेस्टर्स कम होने लगे और पुराने इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स डिले होने लगे, लोगों को शक हुआ। मल्टीपल FIRs एंड कंप्लेंट्स। 2-3 जगह से इन्वेस्टर्स ने पुलिस के पास कंप्लेंट्स FIR करना शुरू किया। कुछ लोगों ने पब्लिक फोरम्स और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डालने लगे कि उनका पैसा अटक गया है। सेबी और साइबर सेल अलर्ट। जब इन्वेस्टमेंट का पैटर्न सस्पिशियस लगा, तब सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और साइबर क्राइम सेल ने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। ट्रैकिंग के दौरान उन्होंने देखा कि कोई भी लेजिट स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां ये सपोजिटली ट्रेडिंग हो रही है। मनी ट्रेल एनालिसिस। जब अथॉरिटीज ने बैंक अकाउंट ट्रेसिंग शुरू किया, तब पता चला कि करोड़ों का पैसा मल्टीपल पर्सनल अकाउंट्स में जा रहा था, जिसमें सुमी बोरा और तार्किक बोरा के अकाउंट्स भी शामिल थे। लेविश लाइफस्टाइल ने अट्रैक्ट किया अटेंशन। विशाल, सुमी और तार्किक का सडन लेविश लाइफस्टाइल, लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, ओपन एयर पार्टीज, फ्लैशी सोशल मीडिया, इन सब ने अटेंशन ग्रैब किया। जब लोगों ने लाइफस्टाइल और इनकम सोर्स का मिसमैच देखा, तब अथॉरिटीज ने और डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। रेड्स एंड अरेस्ट। फाइनली पुलिस ने साइमल्टेनियस रेड्स कंडक्ट किए विशाल के ऑफिस, सुमी के घर और डिब्रूगढ़ के कई लोकेशंस पर। वहां से डॉक्यूमेंट्स, गैजेट्स और कैश मिला जो स्कैम से डायरेक्टली लिंक था, और इसके बाद 38 से 39 लोग अरेस्ट हुए। और इस तरह से ये पूरा स्कैम, जो पहले एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा था, वो एक केयरफुली डिजाइंड पॉन्जी स्कीम निकला, जिसमें नए लोगों का पैसा पुराने लोगों को देने के लिए यूज होता था। और जब नए लोगों का पैसा आना बंद हो गया, तो ये पूरा स्कीम एक्सपोज हो गया। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा सर ने 2200 करोड़ के ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम के बारे में पब्लिक को वार्न किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे क्विक मनी स्कीम्स जो लोगों को 30% रिटर्न का प्रॉमिस करती है बिना किसी प्रॉपर रेगुलेटरी अप्रूवल के, वो फ्रॉडुलेंट होती है। सीएम ने लोगों से अपील की कि वो ऐसे इलीगल ब्रोकर्स और अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग ऐप्स से दूर रहे जो सेबी या आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जैसे डीमैट अकाउंट खोलना, और बिना लाइसेंस के कोई भी ऐसे हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ऐसे फ्रॉडस्टर्स से बच के रहे जो उनके हार्ड अर्न मनी को लूटने की कोशिश करते हैं। जब 2200 करोड़ का ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम का बुरा पर्दाफाश हुआ, तब पुलिस ने तुरंत विशाल फुकन, सुमी बोरा और तार्किक बोरा के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किए। विशाल को तो पुलिस ने डिब्रूगढ़ के उसके घर से अरेस्ट कर लिया था विदाउट मच ट्रबल, लेकिन सुमी और तार्किक तब तक गायब हो चुके थे, मतलब वो लोग एब्सकॉन्डिंग थे। ऑलमोस्ट 10 दिन तक पुलिस इन दोनों को ढूंढती रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं मिला। 10 दिन छुपने के बाद सुमी बोरा और तार्किक बोरा ने सेल्फ सरेंडर करने का डिसीजन लिया। जब सुमी पुलिस के पास सरेंडर करने के लिए आई, तब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनका ये स्टेटमेंट सुना गया। ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলো, মই পলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলো অকণমান। मैं पलाई कोटू ठोका नाय, मैं लुकाई असिलू अकनमान। मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ। मैं भाग नहीं रही थी, मैं सिर्फ छुपी हुई थी। नाउ ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी लोगों को। और अगर आप सरेंडर कर रहे हो आफ्टर बीइंग वांटेड और पुलिस आपको एब्सकॉन्डिंग ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी हो, तो भागना और छुपना, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा मेरे एजम्पशन के हिसाब से? तो जब वो भाग रहे थे, इनिशियली वो लोग तो भागे, एंड लेटर स्टेज में जब उनके एब्सकॉन्डिंग के ड्यूरेशन में उन लोगों ने कुछ सीनियर लॉयर्स या तो कुछ लोगों से उन लोगों ने अप्रोच किया, क्योंकि उस लेवल के तो थे वो लोग कि उन बड़े बड़े लोगों से उनका जान पहचान था। तो उस दौरान उन्होंने कुछ कंसल्टेशन किया कि क्या करना चाहिए।
शुड वी सरेंडर और शुड वी कीप ऑन एब्सकॉन्डिंग, या तो बाहर देश ही चले जाए। बीच बीच में तो ये भी न्यूज़ निकला था कि वो दुबई चली गई है या तो नेपाल चली गई है, ये सब न्यूज़ निकला था। बट अब वही उनको ही पता है वो कहाँ पे छुपी हुई थी। बट इसी दौरान उन्होंने शायद सीनियर लॉयर्स या तो किसी से कंसल्ट किया, फिर उन्होंने ही इनको बोला कि शायद बेस्ट होगा तुम लोगों को सरेंडर कर देना। अगर पुलिस ने तुम्हें एब्सकॉन्डिंग के दौरान नैप कर लिया तो तुम लोगों के लिए बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए 10 दिन बाद सुमी ने और टार्किक ने सरेंडर किया। अब सरेंडर के बाद क्या हुआ? जुडिशियल कस्टडी। सुमी और टार्किक को पुलिस ने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया। कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, मतलब जेल, लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए। अभी तक उनका ट्रायल या डिसीजन नहीं हुआ था। इंटरोगेशन शुरू हुआ। असम पुलिस ने दोनों से स्कैम के कनेक्शंस पे डिटेल पूछताछ की। इन्वेस्टिगेटर्स ने सुमी से उसके बैंक अकाउंट्स में आए 20 करोड़ का सोर्स के बारे में सवाल किया और ये भी पूछा कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा क्यों ट्रांसफर हुआ, तुम लोग इन्वेस्टर्स को विशाल के पास क्यों भेज रहे थे, क्या तुम्हें पता था कि ये स्कैम है। मोबाइल और डिजिटल एविडेंस। सुमी, टार्किक, विशाल के मोबाइल्स, लैपटॉप्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सीज किए गए। व्हाट्सएप चैट्स, बैंक ट्रांसफर्स एंड कॉल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस स्टार्ट हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमी के फोन से वीआईपी क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट और फंड ट्रांसफर्स डिटेल्स भी मिले। ईडी एंड आरबीआई भी अलर्ट। जब पैसा 2200 करोड़ तक का निकला तो मैटर सिर्फ स्टेट लेवल का नहीं रहा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड आरबीआई ने भी मैटर को नोट किया क्योंकि स्कैम फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को भी तोड़ रहा था। चार्जेस एंड ट्रायल। पुलिस ने सुमी और टार्किक के अगेंस्ट फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी फाइल किए। उन पे इंडियन पैनल कोड सेक्शंस 420, 406, 120B और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाए गए। मीडिया सर्कस। सुमी का पास्ट ग्लैमरस इमेज, सेलिब्रिटी कनेक्शंस और वीडियो ने इस केस को पब्लिक स्पेक्टेकल बना दिया। हर न्यूज चैनल पे उनका वायरल स्टेटमेंट चला, मैं पलाय ठका नासिलु, मैं लुकाए है आसिलु। लोग कहने लगे कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं, सेलिब्रिटी फ्यूल्ड मैनिपुलेशन था। सुमी बोरा, टार्किक बोरा और विशाल फुकन को 8 महीने जेल में रहने के बाद फाइनली उन लोगों को बेल मिला। जिस केस के लिए वो लोग जेल गए थे उन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था और उस दौरान उन्होंने मल्टीपल बार बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनका बेल रिपीटेडली रिजेक्ट होता रहा। फिर क्या हुआ? गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फाइनली मई 2025 में उन्हें बेल ग्रांट की, जब कोर्ट ने नोटिस किया कि BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ प्रोसीजर्स उनके अरेस्ट के वक्त प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए गए थे। सुमी बोरा के खिलाफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। टार्किक बोरा ने ऑलरेडी 84 दिन से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी में बिता लिया था और उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन कंप्लीट हो चुका था। बेल के कंडीशंस क्या है? दोनों को कोर्ट के हियरिंग में पर्सनली अपीयर होना होगा। अगर वो बिना रीजंस के एब्सेंट रहे तो बेल कैंसिल हो सकती है। उन्हें कॉर्पोरेट करना होगा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के साथ। तो अब 8 महीने जेल में रहने के बाद विशाल फुकन, सुमी बोरा और टार्किक बोरा बेल पर बाहर है, लेकिन केस अभी भी ट्रायल स्टेज में है और उनकी इन्वॉल्वमेंट पर लीगल स्क्रूटनी जारी है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। बेल मिलने के बाद सुमी और टार्किक बोरा और या तो विशाल का लाइफ वापस पहले जैसा होगा या नहीं? इमेज टूट चुकी है। सुमी बोरा एक टाइम पे एक पॉपुलर एसएमएस कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस थी, लेकिन अब उनका नाम 2200 करोड़ के स्कैम से जुड़ा हुआ है। पब्लिक परसेप्शन काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। लोगों का ट्रस्ट वापस लाना अब बहुत टफ होगा। सोशल स्टिग्मा एंड आइसोलेशन। असम जैसे रिलेटिवली क्लोज निट सोसाइटी में ऐसे स्कैंडल के बाद लोग दूरी बनाते हैं। चाहे कोर्ट में कुछ भी प्रूव हो, पब्लिक के नज़र में वो स्कैम वाली एक्ट्रेस और फ्रॉड कपल बन चुके हैं। फ्रेंड सर्कल्स, इंडस्ट्री कॉन्टेक्ट्स और इवन फैमिली टाइज तक इम्पैक्ट हो सकता है। करियर पे लगा ब्रेक। एंटरटेनमेंट या पब्लिक प्रोफेशन वापस कंटिन्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। ये तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन कौन ब्रांड्स उनके साथ अच्छा है, कौन कौन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स उनके साथ
वीडियोस बनाना चाहते हैं वो उनके ऊपर है, बट कई ब्रांड या प्रोडक्शन हाउस उनके साथ काम करने से डरेगा। ऑडियंस भी उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लेगी या शायद कभी ना करे। कोर्ट की नज़र में रहना पड़ेगा। उनका फ्रीडम अब फुल नहीं है। बेल कंडीशंस में कोर्ट अपीयरेंस, इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेशन और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन होते हैं। हर वक्त एक एंजाइटी रहेगी, नेक्स्ट क्या होगा। फिनेंशियल स्ट्रगल्स, अगर एसेट्स सीज किए गए हो तो फिनेंशियल बर्डन भी हो सकता है। लॉयर्स फीस, लीगल प्रोसेस और नॉर्मल जिंदगी का खर्चा मिला के स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट, स्कैम का प्रेशर, जेल का ट्रॉमा और पब्लिक शेमिंग मिला के मेंटल हेल्थ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पैरानोया जैसे इश्यूज कॉमन होते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो उनका फ्यूचर क्या होगा? अगर कोर्ट में वो प्रूव कर पाए कि उनका रोल लिमिटेड या बस अननोइंगली था तो लॉन्ग टर्म में इमेज थोड़ा सा रिकवर हो सकता है, लेकिन तब भी उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। ट्रस्ट वापस बनाना, लोगों का भरोसा जीतना और नए रिश्ते बनाना बहुत ही टफ जर्नी होगी। इन शॉर्ट, जिंदगी चलेगी लेकिन जैसी पहले थी वैसी नहीं रहेगी। जिंदगी एक सेकंड में बदल सकती है। नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिलके भी अगर इंसान सही रास्ता ना चुने तो वही चीजें उसका सब कुछ छीन भी सकती है। सुमी बोरा और तार्किक बोरा के लिए ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, ये उनकी इमेज, उनकी करियर और उनकी पूरी आइडेंटिटी का सवाल बन चुका है। सुमी बोरा, तार्किक बोरा और विशाल फुकन आज बेल पे बाहर तो है, लेकिन जिंदगी का जो ट्रायल है वो अब स्टार्ट होता है। सोसाइटी के क्वेश्चंस, लोगों की नज़र और अपने आप से लड़ाई। क्या वो वापस अपनी पहचान बना पाएंगे? क्या लोग उन्हें माफ़ करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो खुद को माफ़ कर पाएंगे? ये आने वाला टाइम ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ अगर आपको लगता है कि मेरे साथ शेयर करना चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जॉय आई होम।